दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और डिविडेंड इन्वेस्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर हम जानेंगे कि क्या डिविडेंड इन्वेस्टिंग से हमारे घर के खर्चे चल सकते हैं या नहीं। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो अगले 1 मिनट में आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी को हम दूर कर देते हैं स्टॉक मार्केट में डिविडेंड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। हम में से मोस्टली इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी वो होती है जिसमें पर शेयर ज़्यादा डिविडेंड मिलता है। अभी इस एग्जांपल से अगले 1 मिनट में आपको क्लियरली समझ में आएगा। मान लीजिए एक कंपनी है जिसमें कि हमें 20 रुपये पर शेयर डिविडेंड मिल रहा है, दूसरी कंपनी है जिसमें कि हमें 400 रुपये पर शेयर डिविडेंड मिल रहा है। अब सबसे बड़ा कैच ये है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस 200 रुपये का है, इस कंपनी का शेयर प्राइस 40,000 रुपये का है। यानी कि 400 रुपये का डिविडेंड पाने के लिए आपको 40,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और 20 रुपये का डिविडेंड पाने के लिए आपको 200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे सिंपली अगर हम मैथमेटिक्स को समझें तो ये जो 200 रुपये में 20 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है, अगर यहीं पे 40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया जाए यानी कि हर शेयर का 200 पे करते हुए 200 शेयर्स लिए जाएं, तो इस केस में यहाँ पे इस पर्टिकुलर शेयर में 200 इंटू 20 यानी कि सीधे सीधे 4,000 रुपये का डिविडेंड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 40,000 रुपये में 400 का डिविडेंड या 40,000 रुपये में 4,000 का डिविडेंड, आई थिंक यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल रही है कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग में हमें क्या देखना होता है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग में हमें मोस्टली डिविडेंड यील्ड को देखना होता है। डिविडेंड यील्ड के बारे में हमने डिटेल में पिछली डिविडेंड वाली वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आपको मैं वो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से सीख सकते हैं कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है। तो जब भी हम डिविडेंड इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हो तो हमें फोकस करना चाहिए डिविडेंड यील्ड पर। ठीक, ये तो बात हमने यहाँ पे जान ली। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अब हम जानते हैं कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग में हमें क्या इंपॉर्टेंट डाटा देखना होता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने कोल इंडिया का स्टॉक लिया हुआ है। कोल इंडिया हमने यहाँ पे किसी तरह के बाई या सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं लिया है। एज पर सेबी रेगुलेशंस हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और एज पर सेबी रेगुलेशंस ये किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, इसको जस्ट फॉर एग्जाम्पल लिया गया। तो हम यहाँ पे लाइव प्राइसेस डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो 2025 में कंपनी 3 बार डिविडेंड दे चुकी है, 5.5 रुपये, 5.5 रुपये और 5.25 रुपये के आसपास। करीब करीब यहाँ पे देखा जाए तो मोटा मोटी 16 रुपये पर शेयर यहाँ पे डिविडेंड दे चुकी है 2025 में। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें एज एन इन्वेस्टर ये देखना होता है कि डिविडेंड अभी तो दिया है, क्या इन्होंने पहले कभी भी दिया है? तो हमें डिविडेंड हिस्ट्री ट्रैक करना होता है और हमें ये देखना होता है कि कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती आ रही है पिछले 5-6 सालों में या नहीं, और डिविडेंड यील्ड का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। तो यहाँ पे इस केस में अगर हम एग्जांपल में देखें, कोल इंडिया का डिविडेंड यील्ड जो है 6.63% के आसपास है। अब इस डिविडेंड यील्ड को हम आसान भाषा में समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा डिविडेंड यील्ड से हमें क्या समझ में आना चाहिए। डिविडेंड यील्ड क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वो हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उस 1 लाख पे 6% का डिविडेंड यील्ड मिल रहा है। अब शेयर प्राइस क्या है, कितने शेयर्स हैं, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश है कि डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या होता है। तो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे अगर डिविडेंड यील्ड 6% है तो 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड से यहाँ पे 6,000 रुपए हर साल की पैसिव अर्निंग हो सकती है। अब यहाँ पे सिंपल सा, बैंक में आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए रख रखे हैं, बैंक आपको एफडी पे देता है 6-7%, तो वो 6-7% आप समझ लीजिए एक तरह से यील्ड है। ठीक, तो यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट जितना है उस पे जितना रिटर्न्स दे रही है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड कंपनी, उसको हम डिविडेंड यील्ड की तरह ट्रीट कर सकते। अब यहाँ पे एक से सबसे बड़ा सवाल हमारा ये आता है कि मान लीजिए हमने किसी सर्टेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया डिविडेंड हिस्ट्री को देखते हुए, लेकिन जहां से हमने बाई किया वहीं से प्राइसेस नीचे जाने लगे, तो ऐसे केस में क्या? तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको देखिए फिर से 2011 में मान लीजिए 405 रुपए का शेयर प्राइस था,
यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया और इसमें गिरावट होने लगी 2021 तक, अगले 10 सालों तक गिरावट होने लगी। अब एक शेयर, मान लीजिए किसी ने एक शेयर इन्वेस्टमेंट किया है, तो हमारा सिंपल सा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाता है कि अगले 10 सालों में क्या ये 405 रुपए कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में देती हुई दिखाई दे रही है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे डिविडेंड का, और ये देखेंगे कि क्या कंपनी ने हमें पिछले 10 सालों में एटलीस्ट पर शेयर 405 रुपए डिविडेंड दिया है या नहीं। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट डाटा हमें चेक कर लेना चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जस्ट इन केस अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया डिविडेंड के पर्पज से और शेयर प्राइस अगले 10-15 सालों तक नीचे ही जाता रहा, तो कंपनी इन केस फ्यूचर में डिविडेंड दे रही है, तो इन दैट केस ऑल्सो हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो लॉस में नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे डिविडेंड से पैसिव अर्निंग होती रहेगी। ठीक है, एक और सिनेरियो होता है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, डिविडेंड देना शुरू किया, 2011 में दिया, 2012 में दिया, 2013 में दिया, लेकिन 14 और 15 में नहीं दिया। तो ऐसी कंपनियों में कभी कभी हम फंस जाते हैं। होता क्या है कि हम डिविडेंड इन्वेस्टिंग के पर्पज से तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन 2-3 साल डिविडेंड देने के बाद कंपनी जो है अपनी पॉलिसी चेंज कर देती है और डिविडेंड देना बंद कर देती है। तो हमें ऐसी कंपनियों पे भी फोकस करके चलना चाहिए। ऐसी कंपनियां जो कि सर्टेन किसी मौसम में आ जाती हैं, बारिश करके चली जाती हैं डिविडेंड की, ऐसी कंपनियां क्या हमारी पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि हम बिना डिविडेंड यील्ड जो हमारा होता है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, राइट, डिविडेंड यील्ड को नहीं देखते हैं। हम डिविडेंड यील्ड को अगर देखें तो वहां पे हमें ये समझ में आएगा कि एक कंपनी 5% का डिविडेंड यील्ड लेके चल रही है और एक कंपनी यहाँ पे 0.5% का डिविडेंड यील्ड लेके चल रही है। तो इन अ ईयर मुझे इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे पैसिव अर्निंग यहाँ पे 5% होगी, यहाँ पे पैसिव अर्निंग केवल 0.5% होगी। तो ऐसे केस में अगर हम डिविडेंड यील्ड पे फोकस कर रहे हैं तो वहां पे हमें डिसीजन लेने में मदद मिलती है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हमेशा हमें हाई डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियों पे फोकस करना चाहिए। हालांकि हाई डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियों में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि वो मोस्टली ग्रोथ कंपनियां नहीं होती हैं। तो जनरली डिविडेंड देने वाली कंपनियां ग्रोथ कंपनियां नहीं होती हैं। तो इसलिए क्राइटेरिया हमारा ये भी हो सकता है कि डिविडेंड यील्ड कहीं ऑन एन एवरेज 2.5-3% हो और कंपनी ग्रोथ पाथ पर हो, यानी कि सेल्स ग्रोथ 10-12-15% हो, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 10-12-15% हो। ठीक है, इसको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, हमने जो भी पैरामीटर्स होने चाहिए वो भी डिस्कस किए थे, तो आप वो वीडियो डिटेल में देख सकते हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम डिविडेंड इन्वेस्टिंग में मिस कर देते हैं वो होता है टैक्स रिलेटेड डिटेल्स। अब यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 से टीडीएस फाइलिंग मैंडेटरी कर दिया गया है कंपनियों के लिए, यानी कि कोई कंपनी आपको अगर डिविडेंड दे रही है तो वो 10% टीडीएस डिडक्ट करके देगी। मान लीजिए आपको किसी भी कंपनी में 1,000 रुपए का डिविडेंड मिला है, तो इस केस में यहाँ पे आपके पैन पर 10% इसका यानी कि 100 रुपए कंपनी डिडक्ट करके आपको देगी अगर आपका डिविडेंड अमाउंट 10,000 रुपए से ज़्यादा है उस फाइनेंशियल ईयर में। और ये जो टीडीएस होता है इसको क्लेम किया जा सकता है व्हाइल फाइलिंग आईटीआर। अब यहाँ पे जो भी डिविडेंड अमाउंट है, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से इस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपकी सैलरी 15 लाख की है और यहाँ पे डिविडेंड मिला है 60,000 का उस साल में, पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, तो यहाँ पे 15,60,000 पर जो भी टैक्स स्लैब रेट्स बन रहे होंगे उस टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्सेस चार्ज किए जाएंगे। तो टैक्सेशन रिलेटेड चीजें जो है बदलती रहती हैं। रिसेंटली हमने देखा था कि कैसे बाईबैक, इन्फोसिस का जब हम बाईबैक डिस्कस कर रहे थे तो उसमें कैसे टैक्स रिलेटेड चेंजेज हुए हैं बाईबैक के लिए। पहले बाईबैक पे कोई भी टैक्स नहीं लगता था और अब यहाँ पे बाईबैक्स एज अ डीम्ड डिविडेंड की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो उस पे एज पर स्लैब रेट्स जो हैं टैक्स चार्जेस लग रहे हैं।
आप अगर चाहते हैं तो इस पे डिटेल में वीडियो बना सकते हैं। कमेंट करिएगा जरूर कि इन्फोसिस बाईबैक पे जो भी टैक्सेस चार्ज होंगे वो कैसे होंगे, तो उस पे हम एक डिटेल में वीडियो बना देंगे। सो ऑल इन ऑल ये इंपॉर्टेंट बातें थी जिसको कि हमें डिविडेंड इन्वेस्टिंग के तौर पर ध्यान देना चाहिए। जहां तक बात है ओवरऑल कि डिविडेंड से क्या खर्चे चलते हैं या नहीं, तो आपके जो भी घर खर्चे हो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। मान लीजिए आपका घर खर्चा 15,000 का है, तो आपको उस हिसाब से डिविडेंड यील्ड क्या होता है हमने बता दिया है। डिविडेंड यील्ड के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा कि भाई 15,000 रुपए हर महीने किस तरह की कंपनियों में डिविडेंड मिल सकता है। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका कि डिविडेंड यील्ड 10% है, तो ऐसे में वहां पे 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करने पर 10,000 रुपए पर ईयर, ये पर मंथ नहीं है, 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करने पर 10,000 रुपए साल में, यानी कि महीने का 1,000 रुपए से भी कम। तो इस हिसाब से ये जो 10% की डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी है, 1,00,000 पे 10,000, 2,00,000 पे 20,000, तो डिविडेंड से घर खर्चे क्या चल सकते हैं, इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप लोग कमेंट करके अब जरूर से जरूर बताइए। आई थिंक अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि क्या वाकई में डिविडेंड से घर खर्चे चल सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो में अगर कोई भी पार्ट आपको मिसिंग लग रहा हो या लग रहा हो कि इसके बारे में डिटेल में बताया जा सकता हो, तो वो भी कमेंट करिए। इसका पार्ट 3 हम जरूर से जरूर बनाएंगे इन दैट केस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।